नमस्कार साथियों, स्वागत है ट्राइब साइंस ट्यूटोरियल्स के एक और वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास का आधार स्तंभ माना जाता है, और वह है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में कोई बड़ा विवाद होता है, जब कहीं युद्ध छिड़ जाता है, जब किसी देश में भुखमरी या बीमारी फैलती है, तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो दोस्तों, यही भूमिका निभाता है संयुक्त राष्ट्र। इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों और कैसे हुई, इसके 6 मुख्य ऑर्गन्स, मुख्य अंगों के बारे में, जो हैं आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद आगे हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां, जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनके बारे में, जैसे कि WHO, यूनेस्को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक इत्यादि जो स्पेशल एजेंसीज हैं, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके जो सहायक निकाय हैं यानी कि सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, बाल कल्याण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और सब्सिडरी ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी स्थापना का कारण क्या है। दोस्तों, इसकी स्थापना का जो कारण रहा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा संगठन बनाना जो युद्धों को रोक सके और शांति बनाए रखे। यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है वो लीग ऑफ नेशंस मानी जाती है। लीग ऑफ नेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में पहली बार विचार किया गया, और वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। तो 1919 वर्साई की संधि में जो है 1919 वर्साई की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इसे स्थापित किया गया। दोस्तों, इस संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो स्थापना की एक्चुअल तिथि है वो है आपकी 24 अक्टूबर 1945, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपकी न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दोस्तों, इस संस्था का जो चार्टर है वो जो है 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में साइन हुआ, और इसके संस्थापक देश जो रहे वो 51 रहे। इसमें 50 देश थे और पोलैंड बाद में जुड़ा, तो उसका जिक्र अलग से होता है पोलैंड का। तो 50 प्लस पोलैंड, ये जो है आपके 51 देश इसके संस्थापक देश हैं। वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो 193 देश हैं 2024 तक। आखिरी जो सदस्य देश बना वो है आपका दक्षिणी सूडान। तो आखिरी जो देश बना वो आपका कौन सा है? दक्षिणी सूडान। और ये आपका 2011 में जुलाई में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बना। दोस्तों, इसके स्थापना के प्रोसेस की बात करें तो 24 अप्रैल की डेट 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुई, और वहाँ पे इसका चार्टर लिखा गया, उस पर साइन हुए इनके जो संस्थापक देश थे उस टाइम पे, और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। दोस्तों, इसके मुख्यालय की बात करें तो उसकी जो भूमि है उसको जॉन डी रॉकफेलर इनके द्वारा दान में दी गई थी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और इसका निर्माण जो है 1949 में स्टार्ट हुआ और 1952 में रेडी हुआ। और जो प्रथम सेशन हुआ, फर्स्ट सेशन इसका ऑर्गेनाइज किया गया, वो आपका 1952 में ही आयोजित किया गया। दोस्तों, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के जो फ्लैग है उसकी बात करें तो यह आपका एक नीले कलर के बैकग्राउंड में, लाइट ब्लू कलर के बैकग्राउंड में दुनिया का मानचित्र बना हुआ है, और
दोनों तरफ पोलिंग ब्रांचेज यानी कि जैतून वृक्ष की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, दोनों तरफ वर्ल्ड मैप के चिपकी हुई हैं। और ये वर्ल्ड मैप जो है नॉर्थ पोल से लिया गया है। इस तरह से नॉर्थ पोल पे हमारा वर्ल्ड, नॉर्थ पोल से देखने पर हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है। तो ये हो गया आपकी यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग, लाइट ब्लू कलर, जिसमें वर्ल्ड मैप बना है और जैतून की शाखाएं हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं, उनके बारे में। तो टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी और रसियन, ये 6 लैंग्वेजेज हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। लेकिन सुरक्षा परिषद और सचिवालय, जिनकी बात हम आगे करेंगे, जो इसके प्रमुख अंग हैं, उनका जो वर्किंग लैंग्वेज है वो आपका इंग्लिश और फ्रेंच है। तो ये जो 2 लैंग्वेजेज हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, ये यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग लैंग्वेजेज हैं। बाकी जो 4 हैं और इन दोनों को इंक्लूड कर ले तो ये टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। वर्किंग लैंग्वेजेज जिनमें काम होता है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग। तो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। दूसरा है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा है सचिवालय यानी कि सेक्रेटरियाट। और आपका छठा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख अंग है यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। महासभा वह मंच है जहां सभी सदस्य देश समान रूप से भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। महासभा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विकास, मानवाधिकार और शांति स्थापित करने का प्रमुख मंच है। यह वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श का लोकतांत्रिक मंच प्रदान करता है। दोस्तों महासभा जो है, जो इसके सदस्य देश है, प्रत्येक देश को एक वोट मिलता है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो। महासभा की वार्षिक बैठक सितंबर में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होती है। इसे UNGA सेशन कहा जाता है। महासभा का एक अध्यक्ष होता है जो प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है और उस सेशन का संचालन करता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी भूमिका और कार्य के बारे में, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं। भूमिका और इसके कार्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा करना, संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद आदि निकायों के सदस्यों का चुनाव करना, संकल्प रिजोल्यूशंस पारित करना जो आमतौर पर बाध्यकारी नहीं होते। दोस्तों एक बार फिर से ब्रीफ में हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हॉल, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में UN हेडक्वार्टर में स्थित है, और आप सभी को पता है इसका फॉर्मेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके फिलेमोन यंग। फिलेमोन यंग जो हैं वो कैमरून जो देश है वहाँ के XPM रह चुके हैं। ये XPM है कहाँ के? कैमरून के। और ये जो महासभा का 79वां यानी कि 79th एडिशन था, सेशन था, उसके अध्यक्ष के रूप में 6 जून 2024 को चुना गया था। तो 2024 का जो सेशन हुआ था उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिलेमोन यंग। अब इनका कार्यकाल जो है सितंबर 2024 से सितंबर 2025 तक है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, इसको विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। UNSC का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में उसी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। इसके सदस्यों की बात करें तो सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर्स, जो हैं आपके अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। दोस्तों जो इसके अस्थायी सदस्य हैं उनके पास एक पावर होता है जिसको कहते हैं वीटो पावर। ये जो वीटो पावर है
ये अस्थाई सदस्य हैं 5, उनके पास होती है। दोस्तों वीटो अधिकार का मतलब होता है यदि कोई अस्थाई सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो ये होता है आपका वीटो पावर। ये 2 बार यूज किया गया, एक बार अमेरिका के द्वारा, एक बार चीन के द्वारा। दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के जो कार्य और अधिकार हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकना और समाधान निकालना, शांति स्थापना हेतु सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंधों की सिफारिश करना, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो है पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करना और नए सदस्य देशों को स्वीकृति देना महासभा के अनुमोदन पर। ये जो है इसके मेन मेन काम है। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत जो कई बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। पिछली बार 21-22 में जो है भारत इसका अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत जो है काफ़ी टाइम से अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। आइए दोस्तों एक बार शार्ट में देख लेते हैं इसके बारे में। तो यूएनएससी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका चैम्बर यूनिवर्सिटी में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। और इसके जो परमानेंट मेंबर हैं 5, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 हो गए इसके परमानेंट मेंबर। दोस्तों जो इसकी प्रेसिडेंसी थी अभी फ़िलहाल में ये जो है ये फ्रांस के पास अप्रैल 2025 तक। दोस्तों इस सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसको जो है हिंदी में दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। दोस्तों सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति सुरक्षा बनाए रखने में सबसे प्रभावशाली संस्था मानी जाती है। हालांकि इसके ढांचे में सुधार की मांग लगातार उठती रही है। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रमुख अंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये आपका इकोनॉमिक है, सोशल काउंसिल। दोस्तों इसकी स्थापना उसी चार्टर के तहत 1945 में की गई। दोस्तों जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और मानव अधिकार से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है। दोस्तों अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो कुल जो है 54 देश इसके सदस्य देश हैं और इसका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्षों के अवधि के लिए किया जाता है और हर साल 18 नए सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल है आपके 54, 18 सदस्य हर साल जो है नए सदस्य चुने जाते हैं, 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है चुनाव। इसके कार्य और अधिकार की बात करें तो वैश्विक आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करना, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, मानवाधिकार, लैंगिक समानता जैसे विषयों पर कार्य करना, संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे WHO, यूनेस्को, ILO आदि के साथ समन्वय करना, रिपोर्ट और सिफारिशें बनाना जिन्हें महासभा को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों भारत और आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात करें तो भारत जो है इसका सक्रिय सदस्य रहा है। भारत को 2020 में आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष भी चुना गया था। राजा कृष्णमूर्ति उस समय अध्यक्ष बने थे। इस परिषद के, इस काउंसिल के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे राजा कृष्णमूर्ति थे 2020 के टाइम पे। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी सीट है, 54 जो सदस्य देश हैं उसमें 14 जो देश होते हैं वो आपके अफ्रीकन स्टेट से होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एशिया पैसिफिक स्टेट से 11 होते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 होते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट से 10 होते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 13 होते हैं। टोटल आपके 54 सदस्य देश आर्थिक और सामाजिक परिषद के हैं। जिसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके बॉब रे। दोस्तों अगर इसके सेशंस की बात करें तो ये जो है साल में 2 बार होते हैं। तो साल भर में 2 सेशंस होते हैं। तो पहला जो होता है चार्विक का वो जुलाई मंथ में होता है, कहाँ पे, जिनेवा में।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों 1998 से जो है और दूसरा सेशन भी होने लगा है, जो कि अप्रैल में होता है न्यूयॉर्क में, अप्रैल मंथ में इसका दूसरा सेशन होता है। यानी कि पहला सेशन आप मान सकते हैं अप्रैल में और दूसरा सेशन जुलाई में जिनेवा में होता है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड केयर इमरजेंसी फंड के बारे में। जो इसके मेंबर होते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद के, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि बोर्ड बनती है यूनिसेफ की, उसके इलेक्शन के लिए। दोस्तों द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो मेंबर होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनिसेफ, द काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिसेफ, यूएनडीपी United Nations Development Program, the Committee of UNHCR, and various commission and other body under its jurisdictions. So, आर्थिक और सामाजिक परिषद is also responsible for reviewing and updating the UN list of least developed countries. जो सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो पिछड़े कंट्रीज हैं, उनकी जो लिस्ट तैयार की जाती है वो भी इसी काउंसिल के द्वारा तैयार की जाती है, आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा प्रमुख अंग है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि ICJ। ये आपकी बिल्डिंग है जो कि हेग में स्थित है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो ये पहला एक ऐसा अंग है यूनाइटेड नेशंस का जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। वो कहाँ पे है? हेग में है। यानी कि हेग कहाँ पे स्थित है? नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड्स। तो आप मुख्यालय के बारे में पता है कि इसका मुख्यालय जो है एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। पुनः चुने जाने की अनुमति होती है इनकी। सभी न्यायाधीश अलग अलग देशों के होते हैं। दोस्तों ICJ जो है वो प्रधान न्यायिक अंग है संयुक्त राष्ट्र का। इसकी स्थापना भी वही 1945 में जो है संयुक्त यूएन चार्टर के तहत की गई थी। 1945 के यूएन चार्टर के तहत की गई थी और ये 1946 से वर्किंग में है। दोस्तों जो इसके प्रमुख कार्य हैं वो है राज्य बनाम राज्य के विवादों का न्यायिक निपटारा करना, संयुक्त राष्ट्र के अंगों और एजेंसियों को कानूनी परामर्श एडवाइजरी ओपिनियन देना। व्यक्तिगत और गैर सरकारी संस्थाएं इसमें सीधे याचिका नहीं दे सकती। दोस्तों ICJ जो है उसके पास विवर्तन शक्ति यानी कि इन्फोर्समेंट पावर नहीं होती है। यदि कोई देश आदेश नहीं मानता तो मामला सुरक्षा परिषद को सौंप दिया जाता है, या आपकी सिक्योरिटी काउंसिल थी वो देखती है फिर मैटर। दोस्तों हम सभी डिस्कस कर चुके हैं जो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं या वर्किंग लैंग्वेजेज बोल सकते हैं आप, वो है आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बस 2 लैंग्वेज यूज होती हैं, वो आपकी है एक इंग्लिश और दूसरा है फ्रेंच। दोस्तों भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो भारत जो है ICJ का संस्थापक सदस्य रहा है। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, और ICJ के न्यायाधीश रह चुके हैं। दोस्तों भारत ने ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण जाधव केस 2017 में याचिका दायर की थी, जिसमें ICJ ने भारत की कई दलीलों को स्वीकारा था। तो इसकी स्थापना जो है 26 जून 1945 को हुआ। टोटल जितने भी स्टेट्स हैं 193 जो सदस्य देश हैं इसकी जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं, और इसका मुख्यालय हम सब डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे है, एक नीदरलैंड में। जो जजों की लेंथ होती है 9 साल के लिए होती है। टोटल जजों की संख्या जो होती है नंबर ऑफ पोजीशन 15 होती है। युवा यूजी युवा जो है करंटली में इसके प्रेसिडेंट हैं। 3 मार्च 2025 से अभी करंट में ये अपॉइंट हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, राष्ट्र का अगला प्रिंसिपल ऑर्गन। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN सेक्रेटरीट संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है जो संगठन की प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसका संचालन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उसका संचालन कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इसकी स्थापना वही की गई आपकी चार्टर 1945
उसके तहत यूएन चार्टर 1945 के तहत इसकी भी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यानी कि यूएन सेक्रेटरी जनरल। महासचिव का चयन महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होता है। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद इन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसके कार्य और जिम्मेदारियों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। विभिन्न अंगों जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद आदि के प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना, दुनिया भर में शांति मिशनों, मानवीय सहायता और पर्यावरणीय कार्यक्रमों का संचालन करना, वैश्विक समस्याओं पर रिपोर्ट बनाना और ध्यान आकर्षित करना। पुर्तगाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो है इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। इसके जो है महासचिव हैं, एक कहाँ के हैं, पुर्तगाल के आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, और 2017 से पद पर है और अभी तक है। भारत के कई अधिकारी सेक्रेटरिएट में काम कर चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी भी यूएन में नियुक्त हो चुके हैं। अगला है ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, न्यास परिषद की स्थापना 1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य था उन क्षेत्रों की देखरेख करना जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक शासन से आज़ाद होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, जो ट्रस्ट टेरिटरीज रहती हैं, ये वो क्षेत्र होते हैं, वो ट्रस्ट क्षेत्र होते हैं जो पहले लीग ऑफ नेशंस के अधीन थे। ये वो क्षेत्र थे या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पराजित देशों के लिए गए थे। दोस्तों, अभी जो भी ट्रस्ट इस तरह के क्षेत्र थे उन्होंने या तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ, जो पड़ोसी स्वतंत्र देश हैं उनके साथ विलय कर लिया है। इसका जो अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र था वो आपका पलायू था। ये इसका आखिरी ट्रस्ट क्षेत्र था जो 1994 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई 1945 में हुई और इसका पहला सत्र जो चला 1947 में चला, हम डिस्कस कर चुके हैं। अंतिम जो ट्रस्ट क्षेत्र था वो पलायू था। कार्य स्थगन भी हो गया इसका नवंबर 1994 में। वर्तमान स्थिति इसकी सस्पेंडेड है, निष्क्रिय संस्था हो चुकी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था डीकोलोनाइजेशन, और मुख्यालय आप सभी को पता है न्यूयॉर्क में है, यूएन हेडक्वार्टर्स में। इस परिषद में 3 प्रकार के सदस्य होते थे। जो इसके मेंबर्स थे वो 3 प्रकार के मेंबर थे। पहले मेंबर थे वे जो सदस्य ट्रस्ट क्षेत्र का प्रशासन कर रहे थे। दूसरे थे सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, परमानेंट मेंबर, जिनको P5 बुलाया जाता है, वे। और तीसरे टाइप के जो इसके मेंबर थे वे महासभा द्वारा चुने गए गैर प्रशासक सदस्य 3 वर्षों के लिए जो है वे होते थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे ट्रस्ट क्षेत्र स्वतंत्र होते गए, परिषद में केवल 5 अस्थायी सदस्य रह गए। दोस्तों, 1 नवंबर 1994 जो है इस दिन इस परिषद ने अपने कार्य स्थगित कर दिए। अब यह परिषद केवल नाम मात्र की बनी हुई है और केवल आवश्यक होने पर ही बैठक कर सकती है। दोस्तों, एक कक्ष यानी कि ट्रस्टीशिप चैम्बर का निर्माण किया गया 2013 में। ट्रस्टीशिप चैम्बर, इसका पुनर्निर्माण किया गया 2013 में। ये जो संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद है, इसकी प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1948 में जो है 1948 में अमेरिका ने प्रस्ताव दिया था कि मैंडेटरी जो फिलिस्तीन है, मैंडेटरी फिलिस्तीन जो है इसको ट्रस्ट का क्षेत्र बनाया जाए, पर यह लागू नहीं हो सका क्योंकि उसी वर्ष 1948 में ही इजराइल का निर्माण हो गया, तो इसे जो है ट्रस्ट क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, ये रहा आपका संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, जो कि अभी सस्पेंड हो चुका है। तो ये हो गया आपका छठा। हमने सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां, संयुक्त राष्ट्र की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं
उनके बारे में जानेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां, वे स्वायत्त संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, जो संयुक्त राष्ट्र के साथ एक विशेष समझौते के तहत कार्य करती हैं। ये एजेंसियां विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम, वित्त आदि। ये जो है इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन इनका जो है यूएन के साथ समझौता होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके तहत ही काम करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी एजेंसियां हैं वो, उनके प्रमुख कार्य, उनकी स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय को भी जानेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई 1948 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो प्रमुख कार्य है वो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण करना। तो हो गया आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला दोस्तों है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को। इसकी स्थापना हुई 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना। तो विरासत जो है पेरिस में, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया विरासतें हैं, एफिल टावर, ऐसे में याद कर सकते हैं इसको कि इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। दोस्तों नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हो गई थी 1919 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। श्रमिकों के अधिकार, कार्य स्थितियाँ और सामाजिक न्याय जो है ये दिलाना इसका प्रमुख कार्य है IMO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। दोस्तों अगला है खाद्य और कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। तो खाद्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में, इटली में। वैश्विक भूख मिटाना, कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों इटली जो है वो यूरोप में कृषि क्षेत्र में काफ़ी आगे है, और इस तरीके से हम देख सकते हैं वहाँ पे जो खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसकी स्थापना हुई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका में। इसका जो प्रमुख कार्य है वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ऋण सहायता और मौद्रिक सहयोग देना। दोस्तों अगला देख लेते हैं विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना 1944 में हुई, वाशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और ऋण प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में स्थापना हुई। वैश्विक उड्डयन मानक और नियम बनाती है ये संस्था, ICAO। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1947 में। इसका मुख्यालय लंदन, यानी कि UK में है, यूनाइटेड किंगडम में। इसका जो प्रमुख कार्य है वो जहाजरानी सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम अगला देखते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि WIPO। इसकी स्थापना हुई 1967 में, 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बौद्धिक संपदा अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण जो है इसका प्रमुख कार्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। इसकी स्थापना की गई 1977 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, इटली में। फिर इसके पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो वर्ल्ड फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO, उसका भी कहाँ पे है? मुख्यालय रोम में है। ग्रामीण गरीब, दोस्तों जो कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष बनाया गया, इसका जो प्रमुख कार्य है वो है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और कृषि विकास में सहायता करना। दोस्तों नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई 1966 में और इसका मुख्यालय वियना, यानी कि ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसका प्रमुख कार्य सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1950 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मौसम, जलवायु और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सहयोग जो है उसके प्रमुख कार्य है। दोस्तों नेक्स्ट है सार्वभौमिक डाक संघ, यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन। तो इसकी स्थापना हुई 1874 में
और काफ़ी पहले हो गई थी। और इसका जो मुख्यालय वन स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा का समन्वय, कोऑर्डिनेशन और उसका सुचारू रूप से संचालन करवाना जो है इसका प्रमुख कार्य है डाक संघ का। दोस्तों अगला हम देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंग हैं, सब्सिडियरी बॉडीज हैं, उनके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र सहायक सब्सिडरीज ऑर्गन्स, यूनिसेफ हो गया आपका, यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएचसीआर हो गया, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर और रिफ्यूजीज, डब्ल्यूएफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन वुमेन और यूएनओसीएचए ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। तो दोस्तों ये सारी जो हैं इस तरह की और भी संस्थाएं हैं जो इसकी यूएन की सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं। दोस्तों अभी पीछे हमने डिस्कस किया था स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी, और अब हम देख रहे हैं सब्सिडरी ऑर्गन्स। तो दोस्तों जो ये सब्सिडरी ऑर्गन्स होते हैं वो यूएन महासभा के अंडर काम करते हैं, उसके अधीन काम करते हैं। जो जनरल असेंबली है यूएनजीए, उसके तहत काम करते हैं लोग। जबकि जो पीछे हम डिस्कस करें जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी, वे जो थी वो स्वतंत्र संगठन थे जिनका यूएन के साथ विशेष समझौता होता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं जो इसके सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष इसको हिंदी में बोला जाता है। इसकी जो स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में की गई। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय वहीं पे है, न्यूयॉर्क में। दोस्तों इसका जो प्रमुख कार्य है वो है बच्चों के टीकाकरण का कार्यक्रम चलाना, कुपोषण से लड़ने के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, आपदा और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की सहायता करना, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल श्रम, बाल विवाह और बाल शोषण जैसे कुप्रथाओं के खिलाफ काम करना जो है यूनिसेफ के प्रमुख कार्य हैं। दोस्तों यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कई प्रसिद्ध हस्तियां जो है भारत में समय समय पर कार्य की हैं। वर्तमान में जो हाल ही में जिन प्रमुख हस्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है उनमें से कुछ हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है यूनिसेफ की राष्ट्रीय और वैश्विक गुडविल एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है 2006 से यूनिसेफ के साथ जुड़ी हैं। उन्होंने शिक्षा, बाल अधिकार और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। और उसके बाद है आमिर खान और किरण राव, इनकी वाइफ, एक्स वाइफ किरण राव, जो अभी हाल ही में इन्होंने लापता लेडीज नाम की मूवी बनाई, काफ़ी सफल रही। तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए हैं। माधुरी दीक्षित हैं जो कि यूनिसेफ इंडिया के लिए रूटीन इम्यूनाइजेशन और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों का समर्थन किया। सचिन तेंदुलकर हैं, माधुरी दीक्षित हो गया, सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान और हैंड वॉशिंग जैसे अभियानों में योगदान दिया। और एक नाम और आता है अमिताभ बच्चन, इन्होंने भी यूनिसेफ के साथ मिलकर कई सारे इस तरह के अभियान चलाएं। दोस्तों अगला डिस्कस कर लेते हैं दूसरा सब्सिडरी ऑर्गन्स, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और शासन व्यवस्था को मजबूत करना। अगला है यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, शरणार्थी की सुरक्षा और सहायता में उसका प्रमुख कार्य है। डब्ल्यूएफपी बर्ड फूड प्रोग्राम, भूख और कुपोषण से लड़ना। ये संस्था एक हो गई यूएनसीटीएडी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विकासशील देशों और विकास को बढ़ावा देना। हम इसके फुल फॉर्म को भी देख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यूएन वुमेन होता है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख कार्य है। यूएनओसीएचए ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, मानवीय संकटों में सहायता का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उस पर काम करना यूएनओसीएचए का मेन काम है। दोस्तों इस तरह से हमने जो है यूनाइटेड नेशंस और उससे रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और दोस्तों हम जो है द ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल्स
आपके लिए हर महीने पूरे महीने का करंट अफेयर 3 पार्ट में लाता है, जो कि हर मंथ का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये तीनों करंट अफेयर जो है 1 तारीख से 10 तारीख तक, 11 से 20 और 21 तक जो है, इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप अपने करंट अफेयर को अप टू डेट करना चाहते हैं तो ट्रैक्स एंड ट्यूटोरियल से ज़रूर जुड़ें और हमारे इस मंथली करंट अफेयर प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। तो इसी के साथ दोस्तों हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से।